अध्याय एक दुस्वप्न की शुरुआत। पीली त्वचा और आंखों के नीचे काले घेरे लिए एक दुबला पतला युवक पुलिस स्टेशन के सामने एक जंग लगी बेंच पर बैठा था। उसके हाथों में कॉफी का एक कप था। वह सस्ती कृत्रिम कॉफी नहीं जो उसके जैसे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को मिलती है, बल्कि असली कॉफी, वनस्पति आधारित कॉफी का ये कप, जो आमतौर पर केवल उच्च वर्ग के नागरिकों को ही मिलता है, उसकी लगभग सारी बचत खर्च कर चुका था। लेकिन उस खास दिन सनी ने खुद को थोड़ा लाड़ प्यार देने का फैसला किया। आखिरकार उनका जीवन समाप्त होने वाला था। उस लजीज पेय की गर्माहट का आनंद लेते हुए उसने प्याला उठाया और उसकी सुगंध को महसूस किया। फिर धीरे से उसने एक छोटा सा घूंट लिया और तुरंत उसका चेहरा बिगड़ गया। आह, कितना कड़वा है। कॉफी के कप को एक गहरी नजर से देखते हुए सनी ने आह भरी और खुद को थोड़ा और पीने के लिए मजबूर किया। कड़वा हो या ना हो, वो अपने पैसे वसूल करना चाहता था, स्वाद चाहे जैसा भी हो। मुझे असली मांस का एक टुकड़ा खरीद लेना चाहिए था। किसे पता था कि असली कॉफी इतनी घिनौनी होती है। खैर, कम से कम इससे मेरी नींद तो कटेगी। वो दूर तक घूरता रहा, ऊँघता रहा, और फिर जागने के लिए उसने अपने चेहरे पर एक थप्पड़ मारा। छी, ये तो सरासर धोखा है। सिर हिलाते और बड़बड़ाते हुए सनी ने कॉफी खत्म की और खड़ा हो गया। शहर के इस हिस्से में रहने वाले अमीर लोग काम पर जाते हुए छोटे से पार्क से जल्दी जल्दी गुजर रहे थे और उसे अजीब भावों से घूर रहे थे। सस्ते कपड़ों में थका हुआ और नींद की कमी से बेहाल, अस्वस्थ रूप से पतला और पीला पड़ा सनी यहाँ बिल्कुल बेमेल लग रहा था। साथ ही सभी लोग उसे बहुत लंबे लग रहे थे। थोड़ी ईर्ष्या के साथ उन्हें देखते हुए उसने कप कूड़ेदान में फेंक दिया। मुझे लगता है कि दिन में 3 बार भरपेट भोजन करने से ऐसा ही होता है। कप कूड़ेदान से काफी दूर से चूक गया और जमीन पर गिर गया। सन्नी ने झुंझलाहट में आंखें घुमाई, चलकर गया और उसे उठाकर सावधानी से कूड़ेदान में डाल दिया। फिर हल्की सी मुस्कान के साथ वो सड़क पार करके पुलिस स्टेशन में चला गया। अंदर एक थके हुए से दिखने वाले अधिकारी ने उस पर एक सरसरी नजर डाली और स्पष्ट रूप से अरुचि दिखाते हुए भौहें चढ़ा ली। क्या तुम रास्ता भटक गए हो, लड़के? सनी ने उत्सुकता से चारों ओर देखा। दीवारों पर मजबूत कवच प्लेटें और छत में खराब तरीके से छिपे हुए बुर्ज दिखाई दिए। पुलिस अधिकारी भी मैला कुचैला और क्रूर लग रहा था। कम से कम पुलिस स्टेशन तो हर जगह एक जैसे ही रहते हैं। अरे, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। सनी ने अपना गला साफ किया। नहीं। फिर उसने अपने सिर के पीछे खुजली की और कहा, तीसरे विशेष निर्देश के अनुसार मैं दुस्वप्न मंत्र के वाहक के रूप में स्वयं को आत्मसमर्पण करने के लिए यहां उपस्थित हूं। अधिकारी के चेहरे का भाव झुंझलाहट से बदलकर सतर्कता में बदल गया। उसने एक बार फिर उस युवक को गौर से देखा, इस बार तीखी निगाहों से। क्या आपको यकीन है कि आप संक्रमित हैं? आपको लक्षण कब से दिखने शुरू हुए? सनी ने कंधे उचका दिए। 1 सप्ताह पहले। अधिकारी का चेहरा स्पष्ट रूप से पीला पड़ गया। धत तेरे की। फिर उसने जल्दबाजी में अपने टर्मिनल पर एक बटन दबाया और जोर से चिल्लाया, ध्यान दे, लॉबी में कोड ब्लैक। मैं दोहराता हूं, कोड ब्लैक। तारांकन नाइटमेयर स्पेल पहली बार कुछ दशक पहले दुनिया में प्रकट हुआ था। उस समय ग्रह विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं की एक श्रृंखला और उसके बाद हुए संसाधन युद्धों से उबरना शुरू ही कर रहा था। शुरुआत में एक नई बीमारी के उभरने से लाखों लोग लगातार थकान और नींद आने की शिकायत करने लगे, लेकिन इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। हालांकि जब लोग असामान्य नींद में डूबने लगे और कई दिनों बाद भी जागने का कोई संकेत नहीं दिखा, तब जाकर सरकारों में अफरा तफरी मची। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वैसे भी अगर समय पर कदम उठाया जाता तो शायद कोई फर्क नहीं पड़ता। जब संक्रमित लोग सोते समय मरने लगे और उनके मृत शरीर राक्षसों में बदलने लगे, तो कोई भी इसके लिए तैयार नहीं था। भयानक जीवों ने देखते ही देखते देशों की सेनाओं को पछाड़ दिया और पूरी दुनिया में अराजकता फैल गई। किसी को नहीं पता था कि वो जादू क्या था, उसमें क्या शक्तियां थी और उससे कैसे निपटा जाए। अंत में जागृत आत्माओं ने ही, जो जादू की पहली परीक्षा से बचकर जीवित वापस लौटी थी, इसके कहर को रोका। अपने दुस्वप्नों में अर्जित चमत्कारी शक्तियों से लैस होकर उन्होंने शांति बहाल की और एक नई व्यवस्था का आभास कराया। बेशक ये जादू के कारण आए विपत्तियों में से पहली ही थी, लेकिन सन्नी के लिए इन सब का उससे कोई लेना देना नहीं था। कम से कम कुछ दिन पहले तक तो नहीं, जब उसे पहली बार जागते रहने में परेशानी होने लगी। एक आम इंसान के लिए जादू के प्रभाव में आना जोखिम के साथ साथ एक अवसर भी था। बच्चे स्कूल में जीवित रहने के कौशल और लड़ाई की तकनीक सीखते थे, ताकि संक्रमित होने की आशंका से निपटा जा सके। संपन्न परिवार अपने बच्चों को तरह तरह की मार्शल आर्ट सिखाने के लिए निजी शिक्षक रखते थे। जागृत कुलों के लोगों को शक्तिशाली विरासतें भी प्राप्त थीं, और वे स्वप्नलोक में अपनी पहली यात्रा में ही विरासत में मिली यादों और प्रतिध्वनियों का उपयोग कर सकते थे। आपका परिवार जितना धनी होगा, आपके जीवित रहने और जागृत होने की संभावना उतनी ही बेहतर होगी।
लेकिन सन्नी के लिए, जिसका कोई परिवार नहीं था और जो स्कूल जाने के बजाय अपना अधिकांश समय भोजन की तलाश में बिताता था, स्पेल द्वारा चुना जाना कोई अवसर नहीं था। उसके लिए यह एक तरह से मौत की सजा थी। तारांकन कुछ मिनट बाद सन्नी जम्हाई ले रहा था, जबकि कई पुलिसकर्मी उसे हथकड़ी पहनाने में व्यस्त थे। जल्द ही उसे एक भारी भरकम कुर्सी पर जकड़ दिया गया, जो अस्पताल के बिस्तर और यातना देने वाले यंत्र का अजीबोगरीब मिश्रण लग रही थी। जिस कमरे में वे थे वो पुलिस स्टेशन के तहखाने में स्थित था, जिसकी दीवारें मोटी और मजबूत थीं और एक विशाल तिजोरी जैसा दरवाजा था। अन्य अधिकारी दीवारों के पास खड़े थे, उनके हाथों में स्वचालित राइफलें थीं और उनके चेहरे पर गंभीर भाव थे। सनी को उनकी कोई खास परवाह नहीं थी, वो बस यही सोच रहा था कि उसे कितनी नींद चाहिए। आखिरकार तिजोरी का दरवाजा खुला और एक अधेड़ उम्र का पुलिसकर्मी अंदर आया। उसका चेहरा अनुभवी लग रहा था और आंखें सख्त थीं, मानो उसने अपने जीवन में बहुत सी भयानक चीजें देखी हों। हथकड़ियों की जांच करने के बाद पुलिसकर्मी ने जल्दी से अपनी घड़ी पर नजर डाली और फिर सन्नी की ओर मुड़ा। तुम्हारा नाम क्या है, बच्चे? पब फ्यूचर के विज्ञापन? पब फ्यूचर विज्ञापन। सनी ने ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हुए कुछ बार पलकें झपकाईं, फिर असहज महसूस करते हुए करवट बदली। सूर्यविहीन। बूढ़े पुलिसकर्मी ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। सूर्यविहीन, ये तो अजीब नाम है। सनी ने कंधे उचकाने की कोशिश की, लेकिन खुद को हिलने डुलने में असमर्थ पाया। इसमें अजीब क्या है, कम से कम मेरा एक नाम तो है। बाहरी इलाकों में तो हर किसी को नाम तक नहीं मिलता। एक और जम्हाई लेने के बाद उन्होंने आगे कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरा जन्म सूर्य ग्रहण के दौरान हुआ था। मेरी माँ का स्वभाव कवि जैसा था, आप जानते ही हैं। इसीलिए उसका ये अजीबोगरीब नाम पड़ा और उसकी छोटी बहन का नाम रेन रखा गया। कम से कम तब तो, जब वो उनके साथ रहती थी। ये उसकी कल्पनाशीलता का नतीजा था या फिर आलस का, उसे खुद भी नहीं पता था। बूढ़े पुलिसकर्मी ने घुरघुराहट की आवाज निकाली, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके परिवार से संपर्क करूं? सनी ने बस अपना सिर हिलाया। यहां कोई नहीं है, परेशान मत होइए। एक पल के लिए पुलिसकर्मी के चेहरे पर उदासी छा गई, फिर उसका चेहरा गंभीर हो गया। ठीक है सनलेस, तुम कितनी देर तक जाग सकते हो? ओह, ज्यादा देर नहीं। पुलिसकर्मी ने आह भरी, तो हमारे पास पूरी प्रक्रिया के लिए समय नहीं है। जितना हो सके संयम बनाए रखें और मेरी बात ध्यान से सुने, ठीक है? उन्होंने जवाब का इंतजार किए बिना कहा, नाइटमेयर स्पेल के बारे में आप कितना जानते हैं? सनी ने उसे प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। शायद उतना ही जितना कोई जानता है। जादू के बारे में कौन नहीं जानता? 79 साल की उम्र में भी मर्दाना ताकत 10 गुना कैसे बनी? कलर रीसेट के बाद सिडनी स्वेनी की चमक देखें, अवास्तविक अकशेरों की जीव जो आपके सपनों में भी घुस जाएंगे। नाटकों में दिखाई जाने वाली और प्रचार प्रसारणों में सुनाई देने वाली दिखावटी चीजों की बात नहीं कर रहे हैं। मेरा मतलब है, आप वास्तव में कितना जानते हैं? उस सवाल का जवाब देना मुश्किल था। क्या मैं सीधे स्वप्नलोक में जाकर कुछ राक्षसों को मारकर प्रथम दुस्वप्न को पूरा नहीं कर लेता, जादुई शक्तियां प्राप्त नहीं कर लेता और जागृत नहीं हो जाता? बूढ़े पुलिसकर्मी ने अपना सिर हिलाया। ध्यान से सुनो, एक बार जब तुम सो जाओगे तो तुम्हें तुम्हारे पहले बुरे सपने में ले जाया जाएगा। बुरे सपने जादू द्वारा बनाई गई परीक्षाएं हैं। अंदर पहुंचने पर तुम्हें राक्षस तो मिलेंगे ही, लेकिन इंसान भी मिलेंगे। याद रखना, वे असली नहीं हैं। वे केवल भ्रम हैं जो तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए बनाए गए हैं। आपको कैसे मालूम? पुलिसकर्मी बस उसे घूरता रहा। मेरा मतलब है, किसी को भी यह समझ नहीं आता कि वो जादू क्या है और कैसे काम करता है ना? तो आपको कैसे पता कि वे असली नहीं हैं? हो सकता है तुम्हें उन्हें मारना पड़े, बच्चे। इसलिए अपनी भलाई के लिए उन्हें सिर्फ भ्रम समझो। ओह, बूढ़े पुलिसकर्मी ने एक पल इंतजार किया, फिर सिर हिलाया और आगे बात जारी रखी। पहले दुस्वप्न के बारे में बहुत सी बातें भाग्य पर निर्भर करती हैं। आमतौर पर यह बहुत कठिन नहीं होना चाहिए। आप जिस स्थिति में हैं, आपके पास जो उपकरण हैं और जिन जीवों को आपको हराना है, वे कम से कम आपकी क्षमताओं के दायरे में होने चाहिए। आखिरकार यह मंत्र परीक्षाएं आयोजित करता है, मृत्युदंड नहीं। आप अपनी परिस्थितियों के कारण थोड़े नुकसान में हैं, लेकिन बाहरी इलाकों के बच्चे मजबूत होते हैं। अभी हार मत मानो। ओह, सनी को दिन ब दिन नींद आने लगी थी। बातचीत को समझना मुश्किल होता जा रहा था। आपने जिन जादुई शक्तियों का जिक्र किया है, दुस्वप्न के अंत तक जीवित रहने पर आपको वे शक्तियां अवश्य प्राप्त होंगी। वे शक्तियां वास्तव में क्या होंगी, यह आपकी स्वाभाविक प्रवृत्ति और परीक्षा के दौरान आपके द्वारा किए गए कार्यों पर निर्भर करेगा, लेकिन उनमें से कुछ शक्तियां शुरू से ही आपके पास उपलब्ध होंगी। बूढ़े पुलिसवाले की आवाज धीरे धीरे दूर होती जा रही थी। सन्नी की पलकें इतनी भारी हो गई थी कि उसे आंखें खुली रखने में मुश्किल हो रही थी। याद रखें, दुस्वप्न में प्रवेश करने के बाद सबसे पहले आपको अपने गुण और पहलू की जांच करनी होगी। यदि आपको युद्ध उन्मुख पहलू मिलता है, जैसे कि तलवारबाज या तीरंदाज, तो चीजें आसान हो जाएंगी।
यदि यह किसी शारीरिक गुण से मजबूत होता है तो और भी बेहतर है। युद्ध संबंधी पहलू सबसे आम है, इसलिए इसके मिलने की संभावना अधिक है। कवचधारी कमरा धीरे धीरे धुंधला होता जा रहा था। अगर आपकी किस्मत खराब है और आपका एस्पेक्ट युद्ध से संबंधित नहीं है तो निराश न हो। जादू और उपयोगिता वाले एस्पेक्ट अपने अपने तरीके से उपयोगी होते हैं, बस आपको समझदारी से काम लेना होगा। वास्तव में कोई भी एस्पेक्ट बेकार नहीं होता, खैर लगभग, इसलिए जीवित रहने के लिए अपनी पूरी कोशिश करें। अगर तुम बच गए तो तुम जागृत बनने के आधे रास्ते पर पहुंच जाओगे, लेकिन अगर तुम मर गए तो तुम एक भयानक प्राणी के लिए असली दुनिया में प्रकट होने का द्वार खोल दोगे, जिसका मतलब है कि मुझे और मेरे साथियों को उससे निपटना होगा। इसलिए कृपया मत मरना। सनलेस। पहले से ही आधी नींद में डूबी सनी को पुलिसकर्मी के शब्दों से थोड़ा सा आहत महसूस हुआ। या फिर कम से कम तुरंत मरने की कोशिश न करें। सबसे नजदीकी जागृत व्यक्ति कुछ घंटों तक यहां नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमें उस चीज से खुद न लड़ना पड़े। क्या? इस आखिरी विचार के साथ सनी आखिरकार गहरी नींद में सो गई। सब कुछ अंधेरा हो गया और फिर अंधेरे में एक धुंधली सी जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। आकांक्षी, दुस्वप्न के जादू में आपका स्वागत है। अपनी पहली परीक्षा के लिए तैयार हो जाइए। सनी ने पहाड़ का सपना देखा। ऊबड़ खाबड़ और एकांत में स्थित ये पर्वत श्रृंखला की अन्य चोटियों को बौना बना देता था और अपनी नुकीली किनारों से रात्रि आकाश को चीरता हुआ प्रतीत होता था। एक चमकता हुआ चंद्रमा इसकी ढलानों को रहस्यमय फीकी रोशनी से नहला रहा था। एक ढलान पर एक पुरानी सड़क के अवशेष चट्टानों से मजबूती से चिपके हुए थे। जगह जगह बर्फ के बीच से घिसे पिटे पत्थर दिखाई दे रहे थे। सड़क के दाहिनी ओर एक खड़ी चट्टान अभेद्य दीवार की तरह खड़ी थी। बाईं ओर सन्नाटे में फैला काला सन्नाटा एक अंतहीन खाई का संकेत दे रहा था। तेज हवाएं बार बार पहाड़ से टकरा रही थी, मानो बेबस गुस्से में चीख रही हों। अचानक चंद्रमा क्षितिज में डूब गया। सूर्य पश्चिम से निकला, आकाश में तेजी से आगे बढ़ा और पूर्व में गायब हो गया। बर्फ के टुकड़े जमीन से उछले और बादलों की गोद में वापस चले गए। सन्नी को एहसास हुआ कि वह समय को उल्टी दिशा में बहते हुए देख रहा है। पलक झपकते ही सैकड़ों साल बीत गए। बर्फ हट गई और पुरानी सड़क दिखाई देने लगी। सन्नी की पीठ में ठंड से सिहरन दौड़ गई जब उसने जमीन पर बिखरी हुई इंसानी हड्डियां देखी। कुछ ही पलों में हड्डियां गायब हो गईं और उनकी जगह गुलामों का एक काफिला जंजीरों की खड़खड़ाहट के साथ पहाड़ से नीचे की ओर पीछे की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दिया। समय धीमा हुआ, रुक गया और फिर अपनी सामान्य गति से चलने लगा। आकांक्षी, दुस्वप्न के जादू में आपका स्वागत है। अपनी पहली परीक्षा के लिए तैयार हो जाइए। ये क्या बकवास है? एक कदम, एक और कदम। ठंड से कांपते हुए सनी के खून बहते पैरों में हल्का दर्द हो रहा था। उसकी फटी हुई कमीज ठंडी हवा के सामने लगभग बेकार थी। उसकी कलाइयां सबसे ज्यादा तकलीफ में थीं। लोहे की बेड़ियों से बुरी तरह घायल हो चुकी कलाइयां जब भी ठंडी धातु उसकी टूटी हुई त्वचा को छूती, दर्द की एक तेज लहर पैदा करती। ये कैसी स्थिति है? सनी ने इधर उधर देखा और पाया कि सड़क पर एक लंबी जंजीर लिपटी हुई है, जिस पर उसके जैसे ही दर्जनों बेजान आंखों वाले गुलाम थोड़ी थोड़ी दूरी पर जंजीरों से बंधे हुए हैं। उसके आगे चौड़े कंधों और खून से लथपथ पीठ वाला एक आदमी सधे कदमों से चल रहा था। उसके पीछे तेज और हताश आंखों वाला एक संदिग्ध दिखने वाला आदमी धीमी आवाज में कुछ बुदबुदा रहा था, ऐसी भाषा में जिसे सनी नहीं जानता था, लेकिन फिर भी किसी तरह समझ गया। बीच बीच में प्राचीन शैली के कवच पहने सशस्त्र घुड़सवार वहां से गुजरते और गुलामों को डरावनी निगाहों से देखते। चाहे आप इसे किसी भी तरह से आंकें, हालात वाकई बहुत खराब थे। सन्नी घबराई हुई होने के बजाय ज्यादा असमंजस में थी। सच है, ये हालात पहले दुस्वप्नों जैसे नहीं थे। आमतौर पर नए चुने गए उम्मीदवारों को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता था जहां उन्हें काफी हद तक अपनी मर्जी से काम करने का मौका मिलता था। वे विशेषाधिकार प्राप्त या योद्धा वर्गों के सदस्य बन जाते थे और उनके पास किसी भी संघर्ष से निपटने के लिए जरूरी हथियारों की भरपूर उपलब्धता होती थी। एक शक्तिहीन गुलाम के रूप में शुरुआत करना, जंजीरों में जकड़ा हुआ और पहले से ही अधमरा होना, आदर्श स्थिति से उतना ही दूर था जितना कोई कल्पना कर सकता है। हालांकि यह मंत्र संतुलन के साथ साथ चुनौती के बारे में भी था। जैसा कि उस बूढ़े पुलिस वाले ने कहा था, ये परीक्षाएं पैदा करता है, न कि मृत्युदंड। इसलिए सन्नी को पूरा यकीन था कि इस निराशाजनक शुरुआत का मुकाबला करने के लिए यह उसे कुछ अच्छा इनाम देगा, कम से कम एक शक्तिशाली पहलू तो जरूर। चलिए देखते हैं, मैं ये कैसे करूं? बचपन में पढ़े लोकप्रिय वेबटून को याद करते हुए सनी ने ध्यान लगाकर स्थिति, स्वयं और जानकारी जैसे शब्दों के बारे में सोचा। दरअसल जैसे ही उसने ध्यान केंद्रित किया, उसके सामने हवा में चमकते हुए प्रतीक चिन्ह दिखाई दिए। एक बार फिर, हालांकि वह इस प्राचीन वर्णमाला को नहीं जानता था, लेकिन इसके पीछे का अर्थ किसी तरह स्पष्ट था।
उसने तुरंत ही अपने स्वरूप का वर्णन करने वाला प्रतीक चिन्ह ढूंढ लिया और अंततः अपना संयम खो बैठा। क्या ये सब क्या बकवास है? तारांकन नाम सूर्यहीन, वास्तविक नाम पद, आकांक्षी, आत्मा का मूल, सुप्त, यादें, प्रतिध्वनियां, विशेषताएं, भाग्य से ग्रस्त, दिव्यता का चिन्ह, छायाओं का बच्चा। पहलू, मंदिर का दास। विवरण, दास एक निकम्मा और निकम्मा प्राणी है जिसमें उल्लेखनीय कौशल या क्षमताएं नहीं है। मंदिर का दास भी ठीक वैसा ही होता है, सिवाय इसके कि वो बहुत दुर्लभ होता है। सन्नाटा छा गया। सनी उन प्रतीकों को घूरता रहा, खुद को समझाने की कोशिश करता रहा कि शायद वो सिर्फ भ्रम में है। यकीनन वो इतना बदनसीब नहीं हो सकता, है ना? बेकार पहलू बिल्कुल नहीं। जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, उसके कदमों की लय बिगड़ गई और वह लड़खड़ा गया, जिससे उसके वजन से जंजीर नीचे गिर गई। तुरंत ही उसके पीछे खड़ा चालाक आदमी चिल्ला उठा, वेश्या के नाजायज बच्चे, संभल कर चलो। सनी ने जल्दी से उन प्रतीकों को नजरअंदाज कर दिया जो केवल उसे ही दिखाई दे रहे थे, और अपना संतुलन बनाने की कोशिश की। कुछ ही क्षण बाद वो फिर से स्थिर होकर चलने लगा, हालांकि इससे पहले उसने अनजाने में एक बार फिर जंजीर खींच ली। तुम छोटे कमीने, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। सनी के सामने खड़े चौड़े कंधों वाले व्यक्ति ने बिना सिर घुमाए ही हल्के से हंस दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर एड्स। क्यों परेशान होना, वैसे भी वो कमजोर सूरज उगने तक मर जाएगा, पहाड़ उसे मार डालेगा। कुछ सेकंड बाद उन्होंने आगे कहा, ये तुम्हें और मुझे भी मार डालेगा, बस थोड़ी देर बाद। मुझे सच में नहीं पता कि इंपीरियल क्या सोच रहे हैं, जो हमें इस ठंड में धकेल रहे हैं। उस धूर्त व्यक्ति ने हौंफते हुए कहा, अपने बारे में बोलो, मूर्ख। मैं तो जिंदा रहने की योजना बना रहा हूं। सनी ने चुपचाप अपना सिर हिलाया और दोबारा न गिरने पर ध्यान केंद्रित किया। कितनी मनमोहक जोड़ी है। अचानक कहीं पीछे से एक तीसरी आवाज बातचीत में शामिल हो गई। यह आवाज सौम्य और बुद्धिमान लग रही थी। इस पहाड़ी दर्रे पर साल के इस समय आमतौर पर काफी गर्मी होती है, बस हमारी किस्मत ही खराब थी। साथ ही मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इस लड़के को नुकसान न पहुंचाएं। ऐसा क्यों? सनी ने थोड़ा सा सिर घुमाकर सुनना शुरू किया। क्या तुमने उसकी त्वचा पर निशान नहीं देखे? वह हम जैसा नहीं है, जो कर्ज, अपराध या दुर्भाग्य के कारण गुलामी में फंस गए। वह जन्म से ही गुलाम था। सटीक कहें तो एक मंदिर का गुलाम। कुछ समय पहले ही साम्राज्यवादियों ने छाया देवता के आखिरी मंदिर को नष्ट कर दिया। मुझे लगता है कि इसी वजह से वो लड़का यहां आ पहुंचा। चौड़े कंधों वाले उस आदमी ने पीछे मुड़कर देखा। तो क्या हुआ? हमें एक लगभग भुला दिए गए कमजोर देवता से क्यों डरना चाहिए? वो तो अपने मंदिरों को भी नहीं बचा सका। साम्राज्य की रक्षा शक्तिशाली युद्ध देवता करते हैं। बेशक वे कुछ मंदिरों को जलाने से नहीं डरते, लेकिन हम यहाँ किसी भी चीज या किसी के द्वारा सुरक्षित नहीं है। क्या आप सचमुच किसी देवता को क्रोधित करने का जोखिम उठाना चाहते हैं? चौड़े कंधों वाले उस व्यक्ति ने घुरघुराहट भरी आवाज निकाली। जवाब देने की कोई इच्छा नहीं थी। उनकी बातचीत एक जवान सिपाही के आने से रुक गई, जो एक खूबसूरत सफेद घोड़े पर सवार था, चमड़े के साधारण कवच में लिपटा, भाले और छोटी तलवार से लैस। वो गंभीर और कुलीन दिख रहा था। सन्नी को चिढ़ हुई कि वह बदमाश दिखने में भी बहुत सुंदर था। अगर यह कोई ऐतिहासिक ड्रामा होता तो वो सिपाही निश्चित रूप से मुख्य पुरुष किरदार होता। यहाँ क्या हो रहा है? उनकी आवाज में कोई विशेष धमकी नहीं थी, बल्कि चिंता का भाव झलक रहा था। पब फ्यूचर विज्ञापन। जब सभी लोग हिचकिचा रहे थे, तब मधुर स्वर वाले दास ने उत्तर दिया, कुछ नहीं साहब, हम सब बस थके हुए और ठंड से परेशान हैं, खासकर हमारा वो युवा दोस्त। इतनी कम उम्र के किसी व्यक्ति के लिए ये यात्रा वाकई बहुत कठिन है। सिपाही ने सन्नी को दया भरी नजरों से देखा। क्या देख रहे हो? तुम मुझसे ज्यादा बड़े नहीं हो, सनी ने सोचा। बेशक उसने कुछ भी खुलकर नहीं कहा। सिपाही ने आह भरी और अपनी बेल्ट से एक बोतल निकालकर सन्नी की ओर बढ़ा दी। थोड़ा और धैर्य रखो बच्चे, हम जल्द ही रात के लिए रुकेंगे। अभी के लिए लो थोड़ा पानी पी लो। बच्चा कुपोषण के कारण दुबले पतले शरीर और छोटे कद की वजह से सनी को अक्सर लोग छोटा समझ लेते थे। आमतौर पर वह इसका फायदा उठाने में जरा भी संकोच नहीं करता था, लेकिन अब किसी कारणवश उसे बच्चा कहलाना बहुत बुरा लगता था। फिर भी उसे बहुत प्यास लगी थी। वो बोतल उठाने ही वाला था कि तभी एक चाबुक हवा में लहराया और सन्नी अचानक दर्द से कराह उठा। वह लड़खड़ाया, एक बार फिर जंजीर को खींच दिया और उसके पीछे खड़े चालाक गुलाम को कोसने पर मजबूर कर दिया। एक और सिपाही, जो उम्र में बड़ा और गुस्से में था, अपने घोड़े को कुछ कदम पीछे रोक लिया। जिस चाबुक से सन्नी की कमीज फटी थी और खून निकला था, वो उसी का था। दासों की ओर देखे बिना ही बड़े सिपाही ने अपने युवा साथी को घृणा भरी निगाहों से घूरा। तुम क्या कर रहे हो? उस युवक का चेहरा उदास हो गया। मैं बस इस लड़के को थोड़ा पानी दे रहा था,
शिविर लगाने के बाद उसे भी बाकी लोगों के साथ पानी मिल जाएगा। लेकिन अपना मुंह बंद करो, ये गुलाम तुम्हारे दोस्त नहीं है, समझे? ये तो इंसान भी नहीं है। अगर तुम इनके साथ इंसानों जैसा बर्ताव करोगे तो ये तरह तरह की बातें सोचने लगेंगे। उस युवा सैनिक ने सन्नी की ओर देखा, फिर अपना सिर नीचे कर लिया और बोतल को वापस अपनी बेल्ट पर रख लिया। अगर तुमने दोबारा गुलामों से दोस्ती की तो मुझे पता नहीं चला, नौसिखिए, वरना अगली बार मेरी चाबुक का स्वाद तुम्हें चखना पड़ेगा। अपने इरादे को जाहिर करने के लिए बूढ़े सैनिक ने हवा में चाबुक लहराया और धमकी और गुस्से का भाव लिए उनके पास से घोड़े पर सवार होकर निकल गया। सन्नी ने दबी हुई द्वेष भावना के साथ उसे जाते हुए देखा। मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मैं पहले तुम्हें मरते हुए देखूंगा। फिर उसने अपना सिर घुमाया और उस युवा सैनिक की ओर देखा, जो अपना सिर झुकाए हुए पीछे छूटता जा रहा था। और दूसरे नंबर पर आप। उसके बाद कुछ मिनटों तक सनी का मूड खराब रहा, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और गहरी सांस ली, ताजी हवा का आनंद लेने की कोशिश की। दरअसल ऐसी हवा असल दुनिया में मिलना मुश्किल था। धूल के छोटे छोटे कण और अन्य प्रदूषक इसे खुरदुरा और अप्रिय बना देते थे, और बाहरी इलाकों की दुर्गंध तो थी ही। शहर के बेहतर हिस्सों में उन्नत फिल्ट्रेशन सिस्टम पूरी लगन से काम करते थे, लेकिन फिल्टर की हुई हवा का स्वाद नीरस और बासी सा होता था। सचमुच सुखद हवा का आनंद केवल बहुत अमीर लोग ही उठा पाते थे। और यहाँ वो एक दूसरी पीढ़ी के चायबोल की तरह असीमित मात्रा में निर्मल स्वादिष्ट हवा का आनंद लेने में सक्षम था। सचमुच जादू द्वारा चुने जाने के अपने फायदे हैं। काश इतनी भयानक सर्दी न होती, उसके पैरों में दर्द न होता और उसकी कलाई और पीठ में असहनीय पीड़ा न होती। गुलामों का काफिला धीरे धीरे पहाड़ पर चढ़ रहा था, और ज्यादा से ज्यादा गुलाम लड़खड़ाते हुए बीच बीच में गिरते जा रहे थे। कुछ मौकों पर जो चल नहीं पा रहे थे, उन्हें जंजीरों से खोलकर बेरहमी से सड़क से नीचे बाईं ओर मौजूद गहरी खाई में फेंक दिया गया। सन्नी ने उन्हें गिरते हुए थोड़ी दया के साथ देखा। बेचारे, शांति से आराम करो, तुम बेचारे। कुल मिलाकर वो अच्छे मूड में थे। इस भयानक सपने के बीच अच्छा महसूस करना थोड़ा अजीब था, लेकिन शुक्र है कि सन्नी को इस स्थिति के लिए खुद को तैयार करने का समय मिल गया था। जब जादू के लक्षण पहली बार दिखाई दिए तो उसने इसे अच्छी तरह से नहीं संभाला। 17 साल की उम्र से पहले ही मर जाना ऐसी बात नहीं थी जिसे कोई आसानी से स्वीकार कर सके। लेकिन अंत में सन्नी को इसे स्वीकार करने में केवल कुछ ही दिन लगे। अपने माता पिता के अस्थायी विश्राम स्थल पर जाने के बाद, दरअसल चूंकि वो इतना गरीब था कि स्मारक स्थल में सबसे सस्ती जगह भी नहीं खरीद सकता था, इसलिए वो एक पुराने पेड़ पर खुदी हुई केवल 2 रेखाएं थीं, और अपने लिए एक तीसरी रेखा जोड़ने के बाद सन्नी अचानक शांत और बेफिक्र हो गया। आखिरकार अब उसे पैसे कमाने, भोजन जुटाने, अपनी सुरक्षा करने और भविष्य की योजना बनाने की चिंता नहीं करनी थी। जब सबसे बुरा हो चुका था तो डरने की क्या बात थी। इसलिए गुलाम बनना और धीरे धीरे ठंड से मर जाना उतना बड़ा झटका नहीं था। इसके अलावा वो जानता था कि ठंड उसे नहीं मारेगी, क्योंकि उसने पहले ही देख लिया था कि पहाड़ पर आगे जाकर काफिले का क्या हाल होने वाला है। जमीन पर बिखरी हड्डियों का ढेर उसके दिमाग में अभी भी ताजा था। संभवतः राक्षसों का एक झुंड काफिले को खत्म करने वाला था, और देखने से लग रहा था कि हमला कुछ ही घंटों में होने वाला था, दिनों में नहीं। तो उसके पास अभी भी मौका था। इस अवसर का लाभ उठाते हुए सनी ने अपनी स्थिति का पुनः अवलोकन करने का निर्णय लिया और फिर से मंत्रों का आह्वान किया। पिछली बार वो पहलू एस्पेक्ट से इतना क्रोधित था कि उसने गुणों एट्रीब्यूट्स का ठीक से अध्ययन नहीं किया था। हालांकि गुण किसी के पहलू जितने महत्वपूर्ण नहीं होते, फिर भी वे अक्सर जीवन और मृत्यु के बीच निर्णायक कारक होते हैं। वे किसी व्यक्ति के स्वाभाविक गुणों और प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और कभी कभी निष्क्रिय क्षमताएं और प्रभाव भी प्रदान करते हैं। भाग्यशाली विशेषता विवरण। भाग्य की डोरें आपको कसकर जकड़े हुए हैं। आपकी उपस्थिति से अप्रत्याशित घटनाएं, अच्छी और बुरी दोनों, आपकी ओर आकर्षित होती है। कुछ लोग धन्य होते हैं और कुछ शापित, लेकिन शायद ही कभी दोनों एक साथ। दिव्यता का चिन्ह, विशेषता विवरण। आप में दिव्यता की हल्की सी सुगंध है, मानो बहुत समय पहले किसी ने इसे क्षण भर के लिए स्पर्श किया हो। परछाइयों का बच्चा, विशेषता विवरण। परछाइयां तुम्हें अपने ही एक सदस्य के रूप में पहचानती हैं। हम दिलचस्प। सनी ने तुरंत ही पहले गुण नियति को अपनी दुर्दशा का मुख्य कारण मान लिया। पहली नजर में तो ऐसा लगा कि उसका भाग्य निश्चित है, जैसे कि दुखद मृत्यु और बिना किसी निशान के गायब हो जाना। लेकिन विवरण पढ़ने के बाद उसे एहसास हुआ कि नियति का अर्थ वास्तव में केवल इतना है कि उसके आसपास होने पर असंभव घटनाओं के घटित होने की संभावना अधिक होती है। मुझे लगता है कि इसी तरह मुझे उन बेहद दुर्लभ और बेकार एस्पेक्ट्स में से एक मिल गया, और वह भी एक अजीबोगरीब किस्म का। यदि भाग्य उसका जन्मजात गुण था, तो अन्य 2 गुण मंदिर दास पहलू से आए थे।
दिव्यता का चिन्ह कुछ हद तक सीधा था। माना जाता था कि यह स्वप्नलोक के भीतर कुछ पवित्र स्थानों में प्रवेश की अनुमति देता है और कई प्रकार की जादूगरी को बढ़ाता है। चूंकि आसपास कोई पवित्र स्थान नहीं था और सन्नी के पहलू का जादूगरी से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए ये भी बेकार था। परछाइयों का बच्चा एक अजीब प्राणी था। उसने इसके बारे में कभी नहीं सुना था और उसे ये भी नहीं पता था कि यह क्या करता है, कम से कम तब तक नहीं जब तक सूरज पहाड़ के पीछे नहीं छिप गया और आसमान अंधेरा होने लगा। सन्नी को आश्चर्य हुआ कि वो अंधेरे में भी बिल्कुल साफ देख पा रहा था, मानो अभी भी दिन का उजाला हो। ये क्षमता अपने आप में कोई छोटी बात नहीं थी और यह भी संभव था कि परछाइयां उसे कुछ और अभी तक अज्ञात वरदान दें। पब फ्यूचर के विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। आखिरकार कुछ अच्छा हुआ। मुझे आश्चर्य है कि क्या। कारवां रोको, डेरा डालने की तैयारी करो। सरदार के आदेश का पालन करते हुए गुलाम रुक गए और कांपते कांपते और थके हारे जमीन पर गिर पड़े। सड़क के चौड़ी होने पर जो छोटा सा खुला मैदान था, वो चट्टान के एक उभरे हुए हिस्से से हवा से कुछ हद तक सुरक्षित था, लेकिन फिर भी इतनी ठंड थी कि चैन से आराम करना संभव नहीं था। सैनिक गुलामों को एक तंग घेरे में इकट्ठा करने में जुट गए, उन्हें आपस में गर्मी बांटने के लिए मजबूर किया और शिविर के बीचों बीच एक बड़ी आग जला दी। हालांकि इससे पहले उन्होंने अपने घोड़ों की देखभाल की। भोजन, पानी और अन्य सामान से लदी भारी गाड़ी, जिसमें मुख्य जंजीर मजबूती से बंधी हुई थी, को हवा रोकने के लिए आगे धकेल दिया गया। चारों ओर देखते हुए सन्नी ने देखा कि वही नौजवान सैनिक जो पहले मिला था, पहाड़ को एक जटिल भाव से देख रहा था। कितना अजीब आदमी है। जल्द ही अलाव तेज हो गया। ताकतवर गुलाम आग के करीब जाने की कोशिश करने लगे, जबकि सन्नी जैसे कमजोर गुलामों को घेरे के बाहरी छोर पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा, जहां ठंड से उनकी पीठ जम रही थी। जाहिर है, जंजीरों से जकड़े होने के कारण उनका हिलना डुलना नामुमकिन था। इसीलिए चौड़े कंधों वाला वो जाना पहचाना गुलाम आग के करीब जाने की तमाम कोशिशों के बावजूद वहीं रह गया जहां से उसने शुरुआत की थी। धिक्कार है इन इंपीरियल्स पर, उसने गुस्से से फुफकारा, स्पष्ट रूप से चिढ़ते हुए। सैनिक गुलामों के बीच घूम रहे थे और उन्हें पानी और खाना दे रहे थे। सन्नी को भी बाकी सब की तरह बर्फीला पानी के कुछ घूंट और पत्थर जैसी सख्त फफूंदी लगी रोटी का एक छोटा टुकड़ा मिला। देखने में भले ही वो बेस्वाद लग रही थी, फिर भी उसने उसे पूरा खा लिया, लेकिन फिर भी वो पहले की तरह ही भूखा रह गया। ऐसा लगता है कि वो अकेला नहीं था। उसके पीछे चल रहा वो धूर्त गुलाम पीड़ा से इधर उधर देखने लगा। भगवान की कसम, काल कोठरी में भी मुझे इससे बेहतर खाना मिलता था। दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाएं, जिनके पैर बेहद आकर्षक है। जेनिफर एनिस्टन की आईवीएफ की लड़ाई, जिसे उन्होंने सालों तक छिपाए रखा। चुंबन की 7 ऐसी तरकीबें जो पल भर में प्यार की चिंगारी जगा देती है। उसने हताशा में जमीन पर थूका, और कालकोठरी में बंद हम में से अधिकतर निर्दोष लोग भी फांसी के तख्ते पर जाने का इंतजार कर रहे थे। उनसे कुछ कदम दूर, जहां पक्की सड़क खत्म होती थी और नुकीले पत्थर शुरू होते थे, बर्फ से चमकीले लाल बेर उग रहे थे। सन्नी ने उन्हें पहले भी देखा था, सड़क के किनारे जगह जगह गुच्छों में उगे हुए, और उसने ये भी गौर किया था कि सफेद रंग के बीच ये मजबूत बेर कितने सुंदर दिखते हैं। चालाक गुलाम की आंखें चमक उठी जब उसने चारों हाथों पैरों के बल रेंगते हुए बेरों की ओर बढ़ने की कोशिश की। मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम इन्हें मत खाना, दोस्त। फिर वही मृदुभाषी दास था। सन्नी ने मुड़कर देखा और आखिरकार उसे पहली बार साक्षात देखा। वो 40 वर्ष का लंबा, दुबला पतला और अजीब तरह से आकर्षक व्यक्ति था, जिसके चेहरे पर एक विद्वान जैसी गरिमा थी। उसके जैसा व्यक्ति दास कैसे बन गया, यह एक रहस्य था, फिर भी वो वही था। तुम और तुम्हारी सलाह फिर, क्या, क्यों? विद्वान ने क्षमा मांगते हुए मुस्कुराया। इन बेरों को ब्लडबेन कहा जाता है। ये उन जगहों पर उगते हैं जहां इंसानों का खून बहाया गया था, इसीलिए गुलामों के व्यापार मार्गों पर ये हमेशा बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। तो क्या हुआ? बुजुर्ग व्यक्ति ने आह भरी। ब्लडबेन जहरीला होता है। कुछ ही बेर खाने से एक वयस्क पुरुष की मौत हो सकती है। धिक्कार है। वो धूर्त गुलाम पीछे हट गया और विद्वान को घूरने लगा। सनी ने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि चारों ओर देखते हुए उसने अंततः शिविर की जगह को पहचान लिया। वही जगह जहां दुस्वप्न की शुरुआत में उसके सपने में गुलामों की हड्डियां बर्फ के नीचे दबी हुई थी, और उसे पूरा यकीन था कि जो भी चीज उन सबको मार डालेगी, वो जल्द ही घटित होने वाली है। मानो उसके विचारों का जवाब देते हुए ऊपर से एक जोरदार गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी, और अगले ही पल आसमान से कोई विशालकाय वस्तु नीचे गिर पड़ी। अच्छी बात यह थी कि अब वो राक्षस अपने हाथ नहीं हिला सकता था। बुरी बात यह थी कि उसे स्थिर करने के लिए इस्तेमाल की गई जंजीर की लंबाई गायब हो गई थी, जिससे उनके बीच लगभग कोई दूरी नहीं बची थी। तुम दोनों, सन्नी ने अपने दोनों साथी गुलामों को संबोधित करते हुए चिल्लाकर कहा, उस जंजीर को ऐसे खींचो जैसे तुम्हारी जान उसी पर निर्भर हो। क्योंकि वे थे
वो धूर्तदास और विद्वान उसे हैरानी से देखते रहे और फिर उसके मन की बात समझकर हरकत में आ गए। उन्होंने विपरीत दिशाओं से जंजीर को पकड़कर पूरी ताकत से खींचा, जिससे जंजीर की पकड़ उस राक्षस पर और कस गई और उसे हिलने डुलने नहीं दिया। बहुत बढ़िया, सन्नी ने सोचा। राक्षस ने अपनी मांसपेशियों को फुलाया, जैसे खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा हो। जंजीर चरमरा उठी, हड्डियों के नुकीले हिस्सों में फंस गई, मानो धीरे धीरे टूट रही हो। इतना महान नहीं। बिना समय बर्बाद किए उसने अपने हाथ हवा में उठाए और अपनी हथकड़ियों को जोड़ने वाली छोटी पतली जंजीर से उस प्राणी की गर्दन पकड़ ली। फिर उसने तेजी से कदम बढ़ाते हुए राक्षस का चक्कर लगाया और उसे खींचते हुए उसके बिल्कुल पीछे आ गया, जितना हो सके उसके मुंह से दूर। सनी जानता था कि वह अपने खाली हाथों से किसी आदमी का गला घोटने जितना ताकतवर नहीं था, खासकर उस अजीब भयानक उत्परिवर्ती का जो उसे खाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब अपनी पीठ को लीवर की तरह इस्तेमाल करके और अपने पूरे शरीर के वजन से हथकड़ियों को नीचे खींचकर उसके पास कम से कम एक मौका तो था। उसने अपनी पूरी ताकत से जंजीर को नीचे खींचा। उसे राक्षस का शरीर अपने ऊपर दबा हुआ महसूस हो रहा था। उसकी हड्डियों के नुकीले हिस्से उसकी त्वचा को छू रहे थे। राक्षस लगातार छटपटा रहा था, जोर जोर से आवाजें निकाल रहा था और उसे बांधने वाली जंजीर को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। अब बस यही सवाल था कि पहले क्या टूटेगा, जंजीर या फिर खुद राक्षस। मर जा कमीने। सनी के चेहरे से पसीना और खून बह रहा था क्योंकि वह अपनी पूरी ताकत से नीचे की ओर खींच रहा था। हर पल अनंत काल जैसा लग रहा था। उसकी ताकत और सहन शक्ति, जो उसके पास पहले से ही बहुत कम थी, तेजी से खत्म हो रही थी। उसकी घायल पीठ, कलाई और हड्डियों के नुकीले कांटों से छेदी गई मांसपेशियां असहनीय पीड़ा से तड़प रही थीं। और फिर अंत में सन्नी ने महसूस किया कि राक्षस का शरीर बेजान हो गया है। कुछ क्षण बाद हवा में एक धुंधली सी परिचित आवाज गूंजी। यह अब तक सुनी गई सबसे मधुर ध्वनि थी। तुमने एक सुप्त प्राणी, पर्वत राजा के लावा का वध किया है। अध्याय 5 टूटी हुई जंजीरें। तुमने एक सुप्त प्राणी, पर्वत राजा के लावा का वध किया है। सनी हौंफते हुए घुटनों के बल गिर पड़ा। उसका पूरा शरीर ऐसा महसूस हो रहा था मानो किसी मांस पीसने वाली चक्की से गुजरा हो। भारी मात्रा में एड्रेनालिन भी उसके दर्द और थकावट को दूर नहीं कर पा रहा था। फिर भी वो रोमांचित था। लावा को मारने की संतुष्टि इतनी अपार थी कि वो मेमोरी न मिलने की निराशा को भी भूल गया। यह एक विशेष वस्तु होती है जो स्वप्नलोक के निवासी के सार से जुड़ी होती है और कभी कभी मंत्र द्वारा विजयी जागृत व्यक्ति को प्रदान की जाती है। इस समय एक जादुई तलवार या कवच उसके लिए बहुत काम आ सकता था। काश उसे एक गर्म कोट भी मिल जाता। 3 सेकंड, तुम 3 सेकंड और आराम कर सकते हो, सनी ने सोचा। आखिरकार बुरा सपना अभी खत्म नहीं हुआ था। कुछ क्षण बाद उसने खुद को होश में लाने के लिए मजबूर किया और स्थिति का पता लगाने की कोशिश करते हुए चारों ओर देखा। लावा मर चुका था, जो बहुत अच्छी बात थी। हालांकि वो अभी भी उस जंजीर से बंधा हुआ था। चालाक गुलाम और विद्वान दोनों मौत की तरह पीले पड़ चुके थे। उसे सुझाने में व्यस्त थे ताकि उन तीनों को कम से कम थोड़ी बहुत आवाजाही की आजादी मिल सके। कुछ दूर तक क्षत विक्षत शरीर और मांस के टुकड़े जमीन पर पड़े थे। कई गुलाम मारे गए थे। कुछ किसी तरह भागने में कामयाब हो गए थे और अब भाग रहे थे। मूर्ख हैं ये, खुद को बर्बाद कर रहे हैं। दरअसल जंजीर कहीं बीच से टूट गई थी, इसीलिए जब घबराए हुए गुलामों की भीड़ सन्नी को घसीट रही थी, तब वह अचानक ढीली पड़ गई। अगर उनकी बेड़ियों में ताला लगाने का तंत्र इतना जटिल न होता, तो सन्नी अब खुद को छुड़ाने की कोशिश कर सकता था। लेकिन हर बेड़ी एक खास कड़ी से बंधी थी। बिना ताला खोले कोई कहीं नहीं जा सकता था। अत्याचारी, संभवतः पर्वत राजा, आग की तेज रोशनी में छिपा हुआ था। हालांकि सन्नी पत्थरों में फैल रहे हल्के कंपन और अभी तक न मरे गुलामों की चीखों से उसकी हलचल महसूस कर सकती थी। एक दो बार गुस्से भरी आवाजें भी सुनाई दे रही थीं, जिनसे संकेत मिलता था कि कुछ सैनिक अभी भी जीवित थे और उस राक्षस से लड़ने की जी जान से कोशिश कर रहे थे। हालांकि जिस बात ने उनका ध्यान सबसे ज्यादा खींचा वो ये थी कि कई क्षत विक्षत शरीर हिलने डुलने लगे थे। और लावा, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। एक के बाद एक 4 और लाशें धीरे धीरे उठ खड़ी हुई। हर जानवर पहले वाले की तरह ही घिनौना दिख रहा था और जरा भी कम घातक नहीं था। सबसे नजदीक वाला जानवर सन्नी से बस कुछ ही मीटर दूर था। धिक्कार है, उसने मन ही मन सोचा, और फिर कमजोर आवाज में, मैं जागना चाहता हूं। जैसे ही अजीब सी चटकने की आवाज हवा में गूंजी, एक दरिंदे ने अपना सिर तीनों गुलामों की ओर घुमाया और अपने दांत किटकिटाए। शिफ्टी अपने नितंबों के बल गिर पड़ा और मन ही मन प्रार्थना बुदबुदाने लगा, जबकि स्कॉला वहीं जम गया। सन्नी की नजरें जमीन पर गड़ी रहीं, मानो वो हथियार के तौर पर कुछ ढूंढ रहा हो, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। गुस्से से भरा हुआ उसने बस एक जंजीर को अपनी उंगलियों के जोड़ों पर लपेटा और मुठियां उठा ली।
आओ, मुझसे भिड़ो, कमीने। वो लावा अपने पंजों, नुकीले दांतों और खौफ के बीच अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ा। सन्नी के पास प्रतिक्रिया करने के लिए 1 सेकंड से भी कम समय था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, एक फुर्तीला व्यक्ति उसके पास से गुजरा और हवा में एक तेज तलवार चमकी। एक ही वार में सिर कटकर वो राक्षस बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। सनी ने पलकें झपकाईं। वो क्या था? अचंभित होकर उसने धीरे से अपना सिर घुमाया और बाईं ओर देखा। वहां एक वीर भाव के साथ वही सुंदर युवक खड़ा था जिसने कभी उसे पानी पिलाया था। वो शांत और संयमित दिख रहा था, हालांकि थोड़ा गंभीर भी। उसके चमड़े के कवच पर धूल या खून का एक भी धब्बा नहीं था। वह तो कमाल का है, सन्नी ने मन ही मन सोचा, फिर खुद को संभाला। दिखावा करने वाला, मेरा मतलब है, वो दिखावा करने वाला है। एक हल्के से इशारे के साथ सिपाही आगे बढ़कर बाकी 3 लावा का सामना करने के लिए खड़ा हो गया, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद वो अचानक मुड़ा और सन्नी को घूरकर देखा। फिर एक झटके में उस नौजवान योद्धा ने अपनी कमरबंद से कुछ निकाला और सन्नी की ओर फेंक दिया। अपने आप को बचाएं, इतना कहकर वो राक्षसों से लड़ने के लिए निकल गया। सनी ने सहज ही उस वस्तु को पकड़ लिया और सिपाही को जाते हुए देखा। फिर उसने अपनी नजरें नीचे झुकाईं और अपने हाथ में कसकर पकड़ी हुई चीज को गौर से देखा। यह एक छोटी और पतली लोहे की छड़ थी जिसके एक सिरे पर सीधा मोड़ था। एक चाबी, यह एक चाबी है। पब फ्यूचर के विज्ञापन, पब फ्यूचर विज्ञापन। उसके दिल की धड़कन तेज होने लगी। ये जंजीरों को खोलने की चाबी है। युवा सैनिक और लावा के बीच शुरू हो रही भयंकर लड़ाई पर आखिरी नजर डालते हुए सनी एक घुटने पर बैठ गया और हथकड़ियों को खोलने की कोशिश करने लगा, ताकि चाबी डालने के लिए उसका हाथ सही जगह पर आ जाए। अपरिचित ताले के काम करने के तरीके को समझने में उसे कुछ प्रयास लगे, लेकिन अंततः एक संतोषजनक क्लिक की आवाज आई और वह अचानक आजाद हो गया। ठंडी हवा ने उसकी खून से लथपथ कलाइयों को सहलाया। सनी ने उन्हें रगड़ा और आंखों में एक रहस्यमयी चमक के साथ मुस्कुराया। बस अब आप इंतजार कीजिए। एक क्षण के लिए उसके दिमाग में हिंसा और प्रतिशोध के दृश्य छा गए। लड़के, इधर आओ। शिफ्टी अपना ध्यान खींचने के लिए हवा में हाथ हिला रहा था। सन्नी ने एक पल के लिए उसे मरने के लिए छोड़ने के बारे में सोचा, लेकिन फिर अपना इरादा बदल दिया। एकता में शक्ति होती है। इसके अलावा शिफ्टी द्वारा उसे जान से मारने की पिछली धमकियों और उसके समग्र अप्रिय व्यवहार के बावजूद सन्नी को एक साथी गुलाम को जंजीरों में जकड़ा हुआ छोड़ने में बुरा लगता, खासकर इसलिए क्योंकि उसे मुक्त करने में कुछ भी खर्च नहीं होता। वो जल्दी से बाकी 2 गुलामों के पास गया और झटपट उनकी हथकड़ियां खोल दी। जैसे ही शिफ्टी आजाद हुआ, उसने सन्नी को धक्का दिया और पागलों की तरह हंसते हुए थोड़ा नाचने लगा। आखिरकार आजादी मिल गई, भगवान हम पर मेहरबान है। स्कॉलर अधिक संयमित था। उसने कृतज्ञतापूर्वक सन्नी के कंधे को दबाया और कमजोर सी मुस्कान के साथ आगामी लड़ाई की ओर तनावपूर्ण दृष्टि डाली। 3 लावा में से 2 पहले ही मर चुके थे। तीसरे की एक भुजा गायब थी, लेकिन फिर भी वह अपने प्रतिद्वंद्वी को चीर-फाड़ करने की कोशिश कर रहा था। युवा सैनिक उसके चारों ओर नाच रहा था, एक जन्मजात योद्धा की तरह सहजता और प्रवाह के साथ। किस बात का इंतजार कर रहे हो? भागो! शिफ्टी भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन स्कॉलर ने उसे रोक लिया। मेरे दोस्त, मैं ऐसा करूंगा। अगर तुमने दोबारा सलाह शब्द का इस्तेमाल किया, तो भगवान की कसम, मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। दोनों गुलामों ने एक दूसरे को खुलेआम शत्रुता भरी निगाहों से देखा। कुछ क्षण बाद विद्वान ने अपनी नजरें नीचे कर ली और आह भरी। अगर हम अभी भाग गए तो हम निश्चित रूप से मर जाएंगे। क्यों? बूढ़े गुलाम ने बस ऊंचे अलाव की ओर इशारा किया। क्योंकि उस आग के बिना रात खत्म होने से पहले ही हम ठंड से जमकर मर जाएंगे। सूरज उगने तक भागना आत्महत्या के समान है। सनी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जानता था कि स्कॉलर सही था। दरअसल लावा का गला घोटने के तुरंत बाद ही उसे यह बात समझ आ गई थी। माउंटेन किंग चाहे कितना भी भयानक क्यों न हो, इस बर्फीले नरक में अलाव ही उनकी एकमात्र जीवन रेखा थी। ये ठीक वैसा ही था जैसा उस चौड़े कंधों वाले गुलाम ने कहा था। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। उन्हें मारने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि यदि मौका दिया जाता तो पहाड़ स्वयं ही उन्हें मार डालता। तो क्या हुआ? मुझे उस राक्षस द्वारा खाए जाने से बेहतर ठंड से मरना पसंद है। और तो और, उफ, उन चीजों में से एक में बदल जाना भी मुझे पसंद नहीं है। शिफ्टी बहादुरी का दिखावा कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज में कोई दृढ़ता नहीं थी। उसने पत्थर के चबूतरे के चारों ओर फैले अंधेरे पर एक नजर डाली और थोड़ा पीछे हटने से पहले काम उठा। इस समय तक तीसरा लावा काफी देर पहले मर चुका था और युवा सैनिक का कहीं कोई अता पता नहीं था। वो शायद अलाव के दूसरी ओर लड़ाई में शामिल होने चला गया था, पत्थर के चबूतरे के पहाड़ी हिस्से में तीनों गुलामों को अकेला छोड़कर। विद्वान ने गला साफ किया। हो सकता है कि वह राक्षस अपने मारे गए लोगों से तृप्त हो गया हो सकता है कि उसे साम्राज्यवादियों ने हरा दिया हो या भगा दिया हो।
किसी भी हालत में अगर हम यहीं रुकते हैं तो हमारे बचने की थोड़ी सी भी संभावना है, लेकिन अगर हम भाग जाते हैं तो हमारी मृत्यु निश्चित है। तो हम क्या करें? विद्वान के विपरीत सन्नी को पूरा यकीन था कि पर्वत राजा केवल अधिकांश दासों को मारकर संतुष्ट नहीं होगा, नहीं उसे यह विश्वास था कि मुट्ठी भर मनुष्य वास्तव में उसे पराजित कर पाएंगे। भले ही वे सामान्य लोग न होकर जागृत व्यक्ति हों, फिर भी एक अत्याचारी से लड़ाई में जीवित रहना आसान नहीं था, जीतना तो दूर की बात है। लेकिन अगर उसे जीना था तो उसे किसी न किसी तरह उस चीज से छुटकारा पाना ही था। चलिए जाकर देखते हैं। शिफ्टी ने उसे ऐसे देखा मानो वो किसी पागल को देख रहा हो। क्या तुम पागल हो? उस दरिंदे के और करीब जाना चाहते हो? सनी ने उसे खाली निगाहों से देखा, फिर कंधे उचकाए और उस उत्पात मचाते राक्षस की दिशा में चल पड़ी। नोवेल बिन पर लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियन नॉवेल और चाइनीज नॉवेल मुफ्त में ऑनलाइन पढ़े। यहाँ आपको सैकड़ों अंग्रेजी अनुवादित लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियन नॉवेल और चाइनीज नॉवेल मिलेंगे, जिन्हें रोजाना अपडेट किया जाता है। ऑनलाइन नॉवेल पढ़ें, लाइट नॉवेल ऑनलाइन पढ़ें, मुफ्त में ऑनलाइन पढ़ें, मुफ्त लाइट नॉवेल ऑनलाइन।